आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। गति का विरोध करना फ्रिक्शन है। रेजिस्टेंस टू मूव आर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोज इज नोन एज फ्रिक्शन। हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माना कि एक सरफेस है, इस पर एक बॉडी है जिसका मास m है। इसको हमने पुश किया और वह मोशन करने लगा और वह कुछ दूर जाकर रुक गया। यह क्यों रुका? तो यह फ्रिक्शन के कारण रुका। अगर इस बॉडी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो यह बॉडी नहीं रुकता, जैसा कि स्पेस में होता है। जैसा कि हमारा एक रफ सरफेस है जिस पर एक बॉडी है जिसका वेट W है। वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ एक्ट करता है, यानी कि यह सरफेस के ऊपर अपना वेट अप्लाई करेगा और सरफेस इसको एक अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन देगा। जैसा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, जिसे हम रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन R कहते हैं, यह दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट होगा। माना कि इस बॉडी को खींचने के लिए हमने P फोर्स अप्लाई किया। इन दोनों बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस होता है जो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। इनके बीच में इरेगुलरिटीज होती है। इरेगुलरिटीज के कारण इनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग के कारण दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जो इंटरलॉकिंग के कारण बॉडी को मूव नहीं होने देता, जिसे बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इन प्रैक्टिस नो ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली स्मूथ व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ each other and one surface tends to move with respect to other, a tangential force will be developed at the contact surface. This force which oppose the moment or tendency of moment. This tangential force is called frictional force or friction. Friction is the retarding force. आगे हम देखते हैं कि वेट इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। यानी कि वेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन हुआ एंड नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन हुआ। यानी कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी F इक्वल टू म्यू इंटू R। वेन वेट W increases, friction force also increases proportionally to maintain equilibrium, R is increases। हमारा म्यू को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ म्यू इज लाई बिटवीन द 0 to 1। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के डेफिनीशन। It is defined as the ratio of the limiting friction F to the normal reaction R between two bodies. It is denoted by mu. Mu equal to F by R. फ्रिक्शन की यूनिट जो है न्यूटन होता है, क्योंकि फ्रिक्शन भी हमारा एक फोर्स होता है। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। अब हम आगे लेके चलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि फ्रिक्शन इन इंक्लाइंड प्लेन क्या है। तो हमने एक बॉडी लिया है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा है। यह बॉडी अपने वेट के कारण या हम किसी फोर्स के कारण इस बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
तो इसका फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस लगे होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन R होगा, इसका वेट W जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट हमारा कंडीशन आता है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करके अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो हमारा फ्रिक्शन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कॉन्टैक्ट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन R सेम रहता है और वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। फ्रिक्शन हमारा नेक्स्ट होता है मूविंग कार में। जब हम किसी भी कार को मोशन करते हैं तो फ्रिक्शन हमारा कैसे मिलेगा, तो हम इसके लिए इस कार के पहिए को लेंगे। तो कार का पहिया हमारा ये मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, जिसका इस सरफेस पे फोर्स P होगा और इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा जो कार के मोशन के डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हम फ्रिक्शन को एक सपोर्टिंग फोर्स भी कहते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारा अपोजिट एंड सपोर्टिंग फोर्स है। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर अफेक्ट द फ्रिक्शन, जिसमें फर्स्ट है द टाइप ऑफ मटेरियल, रफनेस ऑफ द मूविंग बॉडी, नेचर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, स्लाइडिंग, रोलिंग, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन मास, ग्रेविटी, फ्रिक्शन कैन नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन किसी भी बॉडी के सरफेस एरिया के कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हैज द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्टिंग इटसेल्फ इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग। नेक्स्ट हमारा है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी होती है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी कोशिश करती है जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है उस बॉडी को मूव कराने के लिए उतना ही अमाउंट का वह बॉडी फ्रिक्शन अप्लाई करती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी को रोकने के लिए। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के लिए कर बताते हैं कि यह एक बॉडी ए है जो सरफेस बी पे रखा हुआ है, इसको हमने पी फोर्स लगा करके मूव कराया, लेकिन यह बॉडी जो है मूव नहीं की। इस फोर्स को हम ग्रेजुअली इंक्रीज किए। जब ग्रेजुअली इंक्रीज किए तो यह 10 न्यूटन का इंक्रीज किए, तो इसने अपना फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन का अप्लाई किया। जब ये फोर्स हमने 20 न्यूटन का अप्लाई किया तो इसने भी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। जब हमने 30 न्यूटन का अप्लाई किया तो इसने भी 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। लेकिन जो हमारा ये फोर्स 31 न्यूटन का हुआ, यह बॉडी जस्ट स्लाइड कर गई, यानी ये मूव स्टार्टिंग जो मूव कर गई। जब हमने 31 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यह बॉडी मूव करना स्टार्ट कर गई। यह सरफेस 30 न्यूटन का फोर्स लगाया उस बॉडी ए को रोकने के लिए। इस 30 न्यूटन फोर्स को हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि हम इस फिगर से देखते हैं। कंसीडर अ बॉडी ए, weight of W on rough horizontal body B. In this position, the body A is in equilibrium under the action of its own weight and normal reaction R. Now, if a small horizontal force P is applied to the body does not move due to presence of frictional force. If the applied force exceeds this limit, the force of friction cannot balance and the body begin to move in the direction of the applied force.
The maximum value of frictional force when a body has to just move, slide over the body is known as limiting force of friction. इसको हम अगर ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो हमारा एक एक्स एक्सिस पे जो है हम अप्लाइड फोर्स लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स को लेंगे। जैसा कि हम मान लें कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और इधर भी हमारा 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, तो एफ अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों हमारा इक्वल है। तो यह बॉडी ओ से ए तक जो है यह स्ट्रेट फॉलो करेगा। इसके बाद जो हमने बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स 31 न्यूटन किया तो यह बॉडी स्टार्ट कर गई। तो ए पॉइंट से यह बॉडी जो है काइनेटिक पोजीशन में आ जाएगी और इसके पहले जो है स्टैटिक पोजीशन में है, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, जहां पे बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है। जब बॉडी का मोशन हुआ तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसका जो है ए पॉइंट जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जहां पे प्रोड्यूस हुआ उसे हम इम्पेंडिंग मोशन कहते हैं। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब हुआ जस्ट मूव, स्लाइड ओवर द बॉडी। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always act in the opposite to the direction to that in which the body tends to move. Next है the total force of friction independent of area of contact of both the surface. Next है the force of friction depend on the roughness of the surface. Next है limiting force of friction is directly proportional to the normal reaction. Thanks.